अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरा इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 28वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम आपको बिहार के उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों के सामाजिक और आर्थिक परिवेश के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। गांवों में बेदखल खस्ताहाल करोड़ों लोगों की भीड़ शहरों की तरफ रोटी के टुकड़ों की तलाश में भाग रही थी। उस समय बेकारों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जिस किसी को कहीं भी किसी कीमत पर काम मिला उसे स्वीकार कर वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगा। बेकारों की तुलना में श्रमिक वर्ग उच्च वर्ग की हैसियत रखता था, किंतु प्रथम महायुद्ध के उपरांत जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई तो श्रमिक संगठित होते गए। उन्होंने राष्ट्रीय दायित्व तथा वर्ग हित को जाना। भारत में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। बिहार में उस समय बड़े बड़े उद्योगों का अभाव था तथा फैक्ट्री श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक रही थी, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे इस वर्ग के श्रमिकों की संख्या बढ़ रही थी। अधिकांश श्रमिक छोटे धंधों खेती चाय बागानों आदि में काम कर अपनी आजीविका अर्जित करते थे, लेकिन उनका शोषण भी अत्यधिक होता था। स्वाभाविक था कि शोषित होने के कारण उनमें प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी। लेकिन उस समय बिहार के श्रमिकों में नेतृत्व एवं संगठन का घोर अभाव था। ब्रिटिश शासन की कुटिल नीति बिहार की ग्राम व्यवस्था को नष्ट करने की थी। बिहार के गांवों में क्रूर शोषकों का शोषण चक्र जारी था, जिसके कारण करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। बिहार के गांवों में अधिकांश लोग भूमिहीन हो गए थे। लाखों कारीगर तथा शिल्पी ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित बाढ़ की आंधी में तिनके की तरह उड़ गए और इस प्रकार ब्रिटिश शासन का सीधा प्रभाव बिहार की अर्थव्यवस्था पर यह पड़ा कि पुरानी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई एवं शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतर होती गई। बिहार के गांवों में भी पूंजीवादी संबंधों की शुरुआत हुई और वहां भी एक बड़ी तादाद में खेतिहर मजदूरों का वर्ग पैदा हुआ। रेलवे तथा आवागमन के साधनों कोयला लोहा खानों चाय के बागानों आदि के विकास से श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। नगरों के स्थापित होने पर जाति प्रथा से त्रस्त लाखों लोगों का शहरों में आना आरंभ हुआ और यहाँ की अधिक प्रगतिशील सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को उन्होंने गांव की जातिगत व्यवस्था से बेहतर माना। इसलिए बिहार के बहुत से बटाईदार तथा छोटे भूमिपति भी शहरों में आकर बस गए। श्रमिकों के शोषण की प्रक्रिया अंग्रेज शासकों द्वारा अविरल गति से संचालित की जा रही थी। साथ ही उद्योगपति भी श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। बिहार में श्रमिकों का जीवन स्तर सदैव निम्न रहा है। शोषण के फलस्वरूप उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में और अधिक गिरावट आई। जहां लाखों लोग कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे, वहां निश्चयतः श्रमिकों का पारिश्रमिक कम होना स्वाभाविक ही है। बिहार के अधिकतर श्रमिक कर्ज में डूबे रहते थे। सूदखोरों द्वारा भी उनका शोषण निरंतर जारी था। बिहार के मजदूर ग्रामीण संस्कृति सामाजिक परिवेश तथा पिछड़ेपन का सबसे पिटा हुआ बर्बाद तथा हारा हुआ प्रतिनिधि था। अतः इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना एवं वर्गीय चेतना बाद में आई। नगरों में आने के बाद भी उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, किंतु धीरे धीरे शहरों की विशिष्ट सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव श्रमिकों पर पड़ा। उत्पादन व्यवस्था के पूंजीवादी संबंधों की शोषणकारी प्रवृत्ति उनके समक्ष आई। हजारों श्रमिकों के एक साथ काम करने के कारण उनमें संगठन बने एवं उनकी संघर्षकारी उग्रवादी शक्ति का विकास हुआ। अन्य प्रांतों के समान बिहार का श्रमिक वर्ग आरंभ से ही दो तरफा लड़ाई का पक्षधर था। एक और चेतना ने उसे राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी तथा क्रांतिकारी पक्ष का समर्थक बना दिया तथा दूसरी ओर पूंजीवादी संबंधों ने उसे पूंजीवाद विरोधी एवं समाजवादी दृष्टिकोण प्रदान किया। मजदूरों का अधिकांश वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक रहा एवं 1940 से 1947 के उग्रवाद की क्रांति में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बिहार के श्रमिकों की पूंजीवाद विरोधी भूमिका
महत्वपूर्ण नहीं रही थी। 1918-1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ बिहार के मजदूरों ने भी अन्य प्रांतों के मजदूरों के समान जबरदस्त हड़ताल की। यह हड़ताल राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के आह्वान पर ही हुई थी। 1925 में हुई मजदूरों की जबरदस्त हड़ताल का मुद्दा भी मुख्यतः यही था कि उत्पादन शुल्क घटाया जाए। यह मांग भी मुख्यतः राष्ट्रीय मांग थी, क्योंकि देशी माल के विक्रय हेतु यह सुविधा आवश्यक थी। श्रमिकों ने अपनी मांगों को भी अपने आंदोलनों में शामिल किया, किंतु उनमें राष्ट्रीय मांगों की ही प्रधानता रही। 1918 के बाद ही बिहार का श्रमिक वर्ग शक्तिशाली हुआ एवं 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1927 के उपरांत बिहार के श्रमिकों में भी वामपंथी ताकतों का नेतृत्व विकसित हुआ। अपने शोषण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे उग्रवादियों के साथ मिलकर 1940 से 1947 की क्रांतियों में भी वे सक्रिय रहे। आजादी से पूर्व जहां एक और बिहार के श्रमिकों ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी नीति अपनाते हुए उग्रवादी आतंकवादी क्रांतियों में सक्रिय भूमिका अदा की, वहां दूसरी ओर वे अपना पूंजीवाद विरोधी दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली रूप से विकसित नहीं कर सके। अतः यह कहा जा सकता है बिहार में हुई उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में बिहार के श्रमिकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों की 1940 से 47 के बीच की गतिविधियों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रांत के मध्यम वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में बहुत सक्रियता से भाग लिया था। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मध्य वर्ग का निर्धारण करना एक कठिन बात है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के समाज में मध्य वर्ग के अंतर्गत 3 श्रेणियों के लोग सम्मिलित किए जा सकते हैं: सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी, पेशेवर लोग यथा वकील, चिकित्सक, अध्यापक, लेखक, पत्रकार आदि, और तीसरे छोटे व्यापारी एवं कारीगर आदि। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और पेशेवर लोग भी मध्यम वर्ग के आधार स्तंभ माने जाते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत बिहार प्रांत में हुई, जिससे सरकारी कर्मचारियों के रूप में एक विशेष श्रेणी का उदय हुआ। व्यापार तथा उद्योगों, बीमा कंपनियों, डाक तार विभाग, रेलवे आदि में बहुत से कर्मचारी नियुक्त हुए। अंग्रेजी शिक्षण के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत के अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो रंग एवं राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारतीय था, किंतु मन से अंग्रेज था। विदेशी संस्कृति तथा नैतिक मूल्यों में उसकी आस्था अधिक थी। दूसरी ओर बिहार में डॉक्टरों, वकीलों, लेखकों, पत्रकार बंधु, अध्यापकों, विद्वानों तथा समाज सुधारकों का वर्ग उभर कर सामने आया। इसी वर्ग के विशुद्ध बुद्धिजीवी लोगों का जन्म हुआ। ये तमाम लोग उदारवादी विचारधारा में आस्था रखते थे तथा भारत के पुरातन पंथी अतीत से छुटकारा पाकर नए सामंती समाज की स्थापना का आदर्श इनके सामने था। राजा राम मोहन राय इसके सबसे पहले प्रतिनिधि थे। मध्य वर्ग का जन्म ब्रिटिश शासन के बाद ही हुआ तथा इसकी भूमिका भी पेचीदा रही। जहां तक प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत मध्यम वर्ग का प्रश्न था, इनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन रहा, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन में इन्हें तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। 19वीं शताब्दी में भारतीयों ने प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी के लिए संघर्ष किया और इसके फलस्वरूप जो लोग इन सेवाओं में नियुक्त हुए उन्हें काफ़ी सुविधा और मान सम्मान उपलब्ध हुआ। छोटे छोटे सरकारी क्लर्क भी बाबूवादी चिंदर की खुमारी में सुखी जीवन की कल्पना को साकार करने में व्यस्त थे। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से वो अच्छे थे। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इनका अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में भी विश्वास था। इस वर्ग के लोग उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में अधिक सक्रिय नहीं थे, लेकिन मध्यम वर्ग के वे सदस्य जो अधिक प्रबुद्ध थे बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित हो गए और उन्होंने बिहार में उग्रवादी आतंकवादी भावना और चिंतन को सम्बलित करते हुए उग्रवादी आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया।
वे लोग मध्यम वर्गीय चिंतन से उठकर राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से आगे आए। इस वर्ग के लोगों ने उग्रवादी क्रांति में अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तो दूसरी ओर उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में भी बहुत अधिक सक्रिय रहे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार उदारवादी उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी थे। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय उदारवादी मूल्यों से प्रेरित थे। वे भारतीय समाज को पुरानी रूढ़िवादी चौखटे से निकालकर नए मूल्यों के आधार पर स्थापित करना चाहते थे। बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य संस्कृति तथा लोकतांत्रिक आदर्शों एवं भावनाओं से प्रेरित था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ वैसे वैसे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर सामने आता गया। प्रेस की स्वतंत्रता ने भी, चाहे वह कितनी भी सीमित क्यों न रही हो, बुद्धिजीवी वर्ग को उभारा। क्षुब्ध एवं शोषित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों में सम्मिलित हुए थे। बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग निसंदेह ब्रिटिश शासन की देन था। पाश्चात्य सभ्यता तथा चिंतन से जुड़े हुए मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना इस वर्ग में मुख्य थी। हर समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका चिंतन एवं चेतना के क्षेत्र में मुख्य रहती है। भारत के अन्य प्रांतों के समान बिहार में भी वही हुआ। जब बिहार के प्रबुद्ध वर्ग ने यह महसूस किया कि अंग्रेजों का शासन बिहार में उदारवादी लोकतांत्रिक शासन के रूप में नहीं वर्ण शोषणात्मक विदेशी शासन के रूप में है, तो उन्होंने बिहार के युवकों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने की भावना फूंकी। पाश्चात्य संस्कृति एवं दर्शन ने उनको अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनाया, वरन अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए वैचारिक हथियार एवं प्रबुद्ध चेतना प्रदान की। साथ ही साथ अंग्रेजों के शोषणात्मक व्यवहार को समाप्त करने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने उग्रवादी एवं आतंकवादी साधनों को भी अंगीकार किया। आरंभ में यह बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश शासन की प्रगतिशील भूमिका को भारत के लिए वरदान मानता रहा और इस शासन के द्वारा भारत में नई प्रगति की कल्पना करने लगा। लेकिन जब वे महसूस करने लगे कि यह शासन शोषण कर रहा है, तो उनमें प्रतिशोध एवं प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति विकसित हो गई। उनमें से उग्रवादी स्वभाव के लोगों का झुकाव उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। जब इनके सुनहरे भविष्य के सपने अंग्रेजों की औपनिवेशिक भूख तथा नग्न शोषण और उत्पीड़न के झटकों से टूटने लगे, तो इस नए वर्ग का मोह भंग हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अतिरिक्त 1940-47 के दरमियान हुई उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाकर अपने जीवन की आहुति दी, जिससे अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। भारत में सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों की मांग बुद्धिजीवी वर्ग ने की। प्रेस स्वतंत्रता का लाभ उठाकर उन्होंने जन जागरण के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया। सभी राजनीतिक आंदोलनों, विशेषकर 1940 से 47 तक की उग्रवादी क्रांति में वे सूत्रधार एवं नेता इसी वर्ग के थे। साहित्य, कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में भी इसी वर्ग के लोग आगे आए। आधुनिक भारत के निर्माण में तथा इसे परंपरागत पुरातन संस्कृति से निकालकर लोकतांत्रिक समाज का स्वरूप प्रदान करने में इसी वर्ग की मुख्य भूमिका रही थी। जहाँ तक उग्रवादी क्रांति में योगदान का प्रश्न है, बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें अग्रिम पंक्ति में थे। अंग्रेजों के शोषण को समाप्त करने, उपनिवेशवाद के भयंकर प्रभाव को दूर करने एवं उग्रवादी आतंकवादी साधनों का प्रयोग करके उनको आतंकित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में बिहार के अनेक सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दी और अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डटे रहे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों एवं व्यक्तिगत हितों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उग्रवादियों के बलिदान को आज महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है तथा उनको शहीदों की तरह याद किया जाता है,
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य बात यह है कि बुद्धिजीवी तथा पूंजीपति वर्ग ने ही राष्ट्रीय आंदोलन को जनाधार दिया। जहां तक उग्रवादी क्रांति को जनाधार प्रदान करने का प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी इसमें सफल नहीं हो पाए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के समय चूंकि नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में था, अतः जब ब्रिटिश शासन का अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ तो सत्ता भी पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही आई और भारत में श्रमिक कृषक का शासन स्थापित होने के बजाय उदार पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में संचालित 1940 से 1947 की अवधि की उग्रवादी क्रांति में बिहार के अनेक सामाजिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे। विशेषकर उस सामाजिक वर्ग के लोग अधिक सक्रिय थे जिनका भयानक शोषण ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के द्वारा किया गया था। स्वाभाविक था कि क्रांतिकारियों की सामाजिक स्थिति दयनीय होगी। उन्नत एवं उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों को इसमें सक्रिय नहीं पाया गया। अनेक सामाजिक स्थिति के लोग इस संघर्ष से संबद्ध थे। उग्रवादी क्रांतिकारियों की सामाजिक स्थिति का व्यावहारिक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए करीब 50 जीवित उग्रवादी क्रांतिकारियों का साक्षात्कार किया गया प्रश्नावली के माध्यम से, जिनका साक्षात्कार शोधकर्ता के द्वारा किया गया। उसमें लगभग 30 उग्रवादी क्रांतिकारी उत्तरी बिहार के थे तथा 20 उग्रवादी क्रांतिकारी दक्षिणी बिहार के थे। साक्षात्कारों के माध्यम से इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है कि बिहार के इस उग्रवादी क्रांति में किस सामाजिक स्थिति और वर्ग के लोग सम्मिलित थे। जीवित उग्रवादी क्रांतिकारियों से यह पूछा गया कि आतंकवादी क्रांति में किस आयु वर्ग के लोग अधिक सम्मिलित थे। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उग्रवादी क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि अधिकांश क्रांतिकारी युवक थे जिनकी आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के भीतर थी। इस तथ्य की 56% उग्रवादी क्रांतिकारियों ने अपने अनुभव के आधार पर पुष्टि की जो बिहार की उस उग्रवादी क्रांति में सक्रिय रहे थे। 20% क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि अधिकांश क्रांतिकारी 31 से 40 वर्ष की उम्र के थे। उनके विचारों से स्पष्ट होता है कि बिहार के उग्रवादी आतंकवादी क्रांति में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित थे, जबकि इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि उनमें से अधिक संख्या युवा वर्ग के लोगों की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की आज़ादी की भावना से वे इतना उत्प्रेरित थे कि उनकी आयु एवं भविष्य का ख्याल किए बिना वे उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उम्र के आधार पर उनमें कोई भिन्नता नहीं की जाती थी। जिन क्रांतिकारियों का सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार किया गया है उनके उम्र में भी भिन्नता पाई जाती है। एक प्रश्न के उत्तर में उग्रवादी क्रांतिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिस समय वे इस उग्रवादी क्रांति में सक्रिय थे उस समय वे कम उम्र के व्यक्ति थे। 56% उग्रवादी क्रांतिकारियों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। इस तथ्य को उन्होंने स्वयं साक्षात्कार के समय स्वीकार किया। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश क्रांतिकारी कम उम्र के युवक थे तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति करने को तत्पर थे। 24% क्रांतिकारियों की उम्र 20 से भी कम थी। केवल साक्षात्कार किए उग्रवादी क्रांतिकारियों में 12% की उम्र 30 से 40 के अंदर थी। 16% उग्रवादी क्रांतिकारी 41 से 50 वर्ष की आयु के थे एवं मात्र एक उग्रवादी क्रांतिकारी की उस दौरान 50 वर्ष से अधिक उम्र थी। इस तरह स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न आयु के लोग इस उग्रवादी क्रांतिकारी संघर्ष में सम्मिलित थे। शेष अगले एपिसोड में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।